अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, तुरबते दिल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मेरे भाई ने मुझे किसी मकाम पर अकेला नहीं छोड़ा। बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा था, आई लव यू भाई। वो फिर से उसके गले लगा था। मोमिन भी उसके गले लगे खुश हो गया था। दोनों भाई खुश थे, एक उसकी खुशी छीन कर और दूसरा उसको खुशी देकर। मगर किस्मत का फ़ैसला उससे कहीं ज़्यादा था। इतने दिनों उसकी फरी से बात नहीं हुई थी। वो अपने तेईस खुश था कि उसकी एक औलाद इस दुनिया में आ जाएगी। वो फरी को कभी नहीं बताएगा कि वो अपनी मर्दानगी खो चुका है। अगले दिन दोनों भाई यूनिवर्सिटी गए थे। मोमिन फरी से मिलने के लिए बेताब था। क्लास में पहुंचते ही क्लास की एक लड़की कशफ ने बिरबल को रेड रोज़ दिया था और घुटनों के बल बैठकर अपनी पसंदीदगी का इजहार किया था पूरी क्लास के सामने। कश्यप, तुम पागल हो? तुम क्या आप खुसरू से मोहब्बत करोगी? कश्यप की दोस्त ने उसकी उस बेबाकी पर उसे कहा था। मैंने कब कहा ऐसा कुछ करूं? मैं तो बस इस बिरबल को उसकी असलियत बताना चाहती हूँ, जिसकी आवाज़ निस्वानी है मगर बेजान। कश्यप ने हंसते हुए बिरबल को आंख मारते हुए कहा था, हाँ ये भी है, चलो हम भी मज़ा ले लेते हैं। वैसे भी ये तो हमें भी नहीं पता ये शोहर बनेगा या बीवी। क्लास में से किसी दूसरे लड़के ने कहा था, मुझे तो लगता है दोनों ही छिक्के हैं। एक और लड़की ने ठहाका लगाते हुए कहा, शट अप गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। फरी ने सबको टोकते हुए कहा था, वो ठीक कह रही है। अगर वो दोनों ऐसे हैं तो इसमें उनका क्या कसूर? ये सिफात तो रब की तरफ से हैं। कोई भी हिजड़ा छिक्का या तीसरी जंस होने से पहले इंसान है, और अगर ये दोनों हिजड़े चिट्टा। बिरबल ने हाइसम के आगे कहने से पहले ही उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और वो मोमिन का हाथ थामे वहाँ से बाहर निकला था। अबे ओ हिजड़ू, बात तो सुनो, कहाँ दुम दबा कर निकल लिए हो? कश्यप उनके पीछे भागती हुई आई थी। आयसम ने बेयकीनी से अपनी गाल पर हाथ रखा था। पूरी क्लास उन दोनों के पीछे लपकी थी और यूनिवर्सिटी के गेट तक उनके पीछे आवाज़ें कसी थी। उन्हें लगा कि उनको बीच राह में उन सब ने नंगा कर दिया। क्लास में अब फरी और हायसम ही थे और गहरी खामोशी। वो दोनों नामर्द नहीं हैं, बस बिरबल नामर्द है, उसने भराई आवाज़ में कहा था। तुम्हें कैसे पता? हायसम ने शौक से पूछा था। इसलिए कि मैं मोमिन से मोहब्बत करती हूँ और मोमिन का चेकअप भी करवा चुकी हूँ। और उसने उसके नाजायज़ बच्चे की होने वाली माँ की बात हायसम से छुपाई थी। वो दोनों जुड़वा ज़रूर हैं मगर उनकी आवाज़ों और उनकी मर्दानगी में फ़र्क है। मोमिन तीसरी जंस नहीं है। वो रोते हुए उसको बताते बाहर की तरफ भागी थी। अपना बैग लेकर वो दोनों घर आ चुके थे। अब वो आज भी पहली दफ़ा मोमिन के पीछे उसके घर आई थी। मोमिन और बिरबल एक दूसरे के गले लगे रो रहे थे। जब उनके मुलाजिम ने उन्हें फरी के आने का बताया था, उसे मेरे कमरे में बिठाओ, मैं आता हूँ, मोमिन ने मुलाजिम को कहा था। बिरबल को तसल्ली देते वो अपने कमरे में गया था, जहाँ फरी उसके बेड पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। तुम यहाँ क्यों आई हो फरी? मोमिन ने पूछा था। मैं इन सब को बताने आई हूँ मोमिन, के तुम ना मर्द नहीं हो। ना मर्द सिर्फ बिरबल है। उस हायसम को भी, उसने तड़प कर कहा था। क्या क्या कहा तुमने ये फरी? तुमने मेरे भाई को मुझसे अलग कर दिया। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो लगने देती। तुमने मुंह क्यों खोला? तुमने मेरी कुर्बानी ज़ाया कर दी। तुम जानती हो कि अगर बिरबल को पता चला कि वो अकेला, ये तुमने वो पंकारा था। मत भूलो मोमिन, तुम मेरी मोहब्बत हो और दुनिया के सामने मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा महबूब एक छिक्का है। उसने अजहद से दो चार लहजे में कहा था। और हाँ, रिश्ता जल्द भिजवा दो, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। उसने बैग उठाते हुए कहा था। हमारा बच्चा कैसा है? मोमिन ने उसको जाते देखते पूछा था। वो इस वक्त उससे बहस नहीं करना चाहता था। मैंने अबॉर्शन करवा दिया है। मैं तुम्हें उस दिन भी बता चुकी थी कि मैं ये बच्चा नहीं चाहती, उसने मोड़े बगैर कहा था। और मोमिन के सामने ज़मीन आसमान हिल गए थे। वो उसकी वाहिद खुशी उससे छीन गई थी। उसके हल से लफ्ज़ निकलने से कासिर हुए थे। मीन है बोशन चिट्टा। मम्मी ने उसके मुंह पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा था कि वो हिल गई थी पूरी और ज़मीन पर गिरी थी। तुमने मेरी वाहिद खुशी भी छीन ली मुझसे, वो भी तब जब मैं अपने भाई की खातिर अपना ऑपरेट करवा कर अपनी मर्दानगी खो चुका हूँ। उसने पे दर पे उसके मुंह पर वहशियों की तरह थप्पड़ मारते कहा था, जनूनी होते। फरी तो उसकी बात सुनकर ही साकत हो गई थी और ऊपर से अपने चेहरे पर उसके थप्पड़ों की बारिश। मोमिन का दिल चाह रहा था वो अपने बाल मुठियों में
झपड़ कर जोड़े खींच डाले। हाली हाथ कर गई थी वो उसे। मोमिन पर एक जुनून और खून सवार हो गया था गुस्से में। और फिर वो उसे बालू से घसीटते नीचे तहखाने में मौजूद अपने बाप के मैजिक रूम में लाया था, जहाँ उसका बाप अपना जादू सिखाता था। वहाँ ले जाकर उसने उसे दीवारों से पटाखा था। उसने अपनी ज़िंदगी का हासिल खो दिया था, सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से। उस लड़की की वजह से या बीरबल की वजह से। मुझे छोड़ दो मोमिन, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो इल्तिजा करने लगी थी, मगर वो अपना ज़हनी तवाज़ुन शायद खो चुका था। उस दिन मोमिन मोमिन से हैवान और शैतान बना था। और पिता पहली बार मम्मी ने उसको ठीक उसी तरीके से कत्ल किया था जैसे उसने रात उस लड़की को कत्ल किया था। उसके सर पर हथौड़े मारकर, उसके पाँव काटकर, उसके कानों पर ज़रबे लगाकर बेदर्दी से फरी को मारता गया था। जैसे जैसे वो उसे मारता जा रहा था, उसकी चीखों से उसके दिल को सुकून मिल रहा था। और फिर मोमिन वाकई मोमिन ना रहा था। उस दिन के बाद हर लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसका उस तरह कत्ल करता जैसे वो फरी को कत्ल कर रहा हो। और उसे हर बार यही लगता जैसे कोई दूसरी लड़की नहीं, उसके हाथों में फरी कत्ल हो रही है। ख्यालों के भंवर में उलझा वो कभी हंसता और कभी रो रहा था। उस दिन के बाद दोनों ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी। बीरबल ने फरी और उसकी बातें सुन ली थी और मोमिन को फरी के बेदर्दी से मारते देख भी चुका था। शाबाश मोमिन, जो हमारा नहीं, उसे जीने का भी हक नहीं। फरी के टुकड़ों के पास रोते बुलबुलाते मोमिन जो बीरबल ने उसका कंधा थपकाया था और अपने कमरे में आ गया था। ज़िंदगी के में ऐसे ही गुजर गए थे। फिर एक दिन वो किसी होटल में बैठे लंच कर रहे थे कि उन्होंने दूर एक टेबल पर हाइसम और जोइशा को बैठे देखा था। और तभी बीरबल का जोइशा पर दिल आ गया था। सारा मालूमात इकट्ठी करके बीरबल को मालूम हुआ कि वो हाइसम की बीवी नहीं, बहन है। और तब से वो महीने में कई बार उसे डराने धमकाने की सूदी के वजूद को देखने आ जाता था। उसे मोहब्बत नहीं, इश्क होने लगा था उससे। और फिर उसे अपने बदले को भी पूरा करने की ठान ली थी। बीरबल, मोमिन ने गहरी सांस में कहा था, मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी बीरबल तुम्हारी खुशी के लिए, और तुम उस लड़की की वजह से मुझ पर उंगली उठा रहे हो। देखना, तुम परसों उस लड़की की लाश पर आंसू बहाओगे, और मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन आंसू बहा ही लो, और फिर उसके बाद किसी भी अपने भाई पर उंगली ना उठाओ। मैं आज इसे उसे ले आऊँगा और अपनी फरी की तरह कुचल दूंगा उसे। उसने अपने आंसू साफ करते कहा था। मुझे मोमिन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा मेरा उस पर गुस्सा करना होना मेरे हक में बेहतर हो। मुझे जाकर उसे देखना चाहिए। अगर उसने गुस्से में आकर जोइशा को तकलीफ़ पहुंचा दी तो वो उसे नहीं। वो दिल में वसवसों और अंदेशों का तूफान आते ही बाहर निकला था और सीधा मोमिन के रूम की तरफ बढ़ा था। हर बार वो उसकी इमोशंस के साथ खेल कर उसके जज्बात को काबू करके अपने हिसाब से चाल चलता था, जिसमें उसका खुद का दामन तो कवारा रहता था, जबकि कोरा रहता था, जबकि मोमिन का दामन दागदार हो जाता था। मोमिन जो अपने आंसू पोंछते ही उठकर अपने फाल को अंजाम देने लगा था। बीरबल ने कमरे में आते ही चौंका था। मुझे माफ़ कर दे भाई, मुझे मार लें, मगर मेरे लिए अपनी दिल में हादसा ना लाए। मैं पागल हो गया था गुस्से में, ये जानते हुए भी कि मेरे भाई ने मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी त्याग दी, अपनी खुशियाँ, अपना प्यार, यहाँ तक कि अपनी नस्ल भी खो दी। मैं कैसा पागल इंसान हूँ कि मैंने आपकी कुर्बानी को अपने पाँव तले रोन दिया भाई। मैं तो आपसे माफ़ी मांगने की भी औकात नहीं रखता। प्लीज़ भाई मुझे। वो हिचकियों से रोते उसके पाँव में गिरने लगा था। नहीं बीरबल, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते तुम्हारी आंखों में आंसू। तुम मेरे वजूद का हिस्सा हो, प्लीज़ ये सब मत करो। मैं तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का नाराज़ नहीं हो सकता। मोमिन ने उसको कंधों से पकड़कर उठाते हुए कहा, भाई क्या आप मेरे लिए मेरी एक ख्वाहिश, एक आखिरी ख्वाहिश, आप जोशी को मेरा नहीं बना सकते? मेरी अजियत ख़त्म कर दें। मेरा वजूद बेताब है उसके नाजुक कांपते वजूद को दस्तरस में लेने के लिए। बीरबल ने हाथ जोड़ते कहा था, चेहरे पर कुर्ब और अजियत सजाते ये देखते हुए कि वो कितनी तकलीफ़ में है। मैं जाऊँगा बीरबल, उसके पास अपने भाई की खुशियों की भीख मांगने में ज़रूर जाऊँगा। क्या हुआ, मैं अपने लिए खुशियाँ नहीं खरीद सका, मगर इस माशरे से तुम्हारे हक की हर खुशी छीनूंगा। मम्मी ने उसको सीने से लगाते उसके आंसू साफ करते ठोस लहजे में कहा था। थोड़ी देर पहले वो जो सोच रहा था, उसे उस सोच पर खुद पर गुस्सा आया था। ये सोचकर खुशी हुई थी कि उसके भाई ने गुस्से में उसे बावर करवाया था, जबकि वो तो कभी भी उसकी कुर्बानी भुला ही नहीं। वो तो आज भी अपने भाई की कुर्बानी को सीने से लगाए हुए, और बीरबल का मोमिन के कमरे में आकर उससे माफ़ी मांगना उसके हक में ये साबित कर गया था कि उसका भाई उसकी हर कुर्बानी की कदर करता है। सच भाई, आप जाएंगे? बीरबल खुशी से चहका। बिल्कुल जाऊंगा। कल मैं और पापा तुम्हारे लिए हाइसम के पास जाएंगे। आप जल्दी से आंसू साफ करो और
फ्रेश हो जाओ, बहुत स्ट्रेस ले लिया तुमने, मोमिन ने उसे अलग करते हुए कहा था। और वो अपनी चाल पर कामयाब होता, मुस्कुराता मोमिन से अलग होता अपने कमरे में चला गया था। उसका मतलब वो हायसम की बहन है, और जो उस दिन पर्पल आंचल वाली लड़की मैंने देखी थी वो जोयशा ही थी। वो हॉस्पिटल से यूनी जाने के बजाय सीधा घर आया था और जोशी के पजल बॉक्स को और अपने पजल बॉक्स को सामने रखे देख रहा था। दोनों पिज़्ज़ा बॉक्स पर एक ही कंपनी का टैग लगा था। एक पर्सनेटर वाले बॉक्स के नीचे एरसम और दूसरे पर जायशा लिखा था। जाहिल चीज़ों को इस्तेमाल करने के भी मैनर्स नहीं है, उसने जायशा के पज़ल पर स्क्रैचेस देखते हुए कहा था। अगर आयसम वलीद खान का बेटा है तो मैं क्यों नहीं पहचान सका उसको। उसका बाप तो डॉक्टर था और मेरे बाबा साइंटिस्ट। फिर बाबा को मारने वाला कोई उनका हरीफ या मुतकाबिल हो सकता है। फिर ये डॉक्टर क्यों? और मैं कब से बलिदान नामी साइंटिस्ट को ढूंढ रहा था। जबकि उसने अपने जहन पर जोर डाला था आंखें बंद करके। मैं कहता हूँ वो मखलूल कहाँ छुपाया है, बता दो मुझे वरना मैं जान से मार दूंगा। उसे वो सीन याद आया था जब वो आदमी उसके बाप पर गन ताने खड़ा था और उससे किसी मखलूल के बारे में पूछ रहा था। उसका मतलब बाबा ने किसी न्यू मेडिसिन की इजाद को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कोई महलूल बनाया था और वो डॉक्टर से अपने नाम करवाना चाह रहा हो, और इसलिए उसने मेरे बाबा और मामा को मरवा दिया। उसने गुस्से से सोचते हुए अपने हाथ का पंच दूसरे हाथ पर मारा था। नहीं हायसम वलीद खान, इतनी आसानी से तुम मेरे साथ हाथ नहीं मिला सकते। मेरे तो बड़े हिसाब निकलते हैं तुम्हारी तरफ। अरसम सुल्तान चौधरी को जान ही कब पाए हो तुम। तुम्हारी जान को मुट्ठी में कैद करके तुम्हें ऐसा तल मिलाऊंगा कि तुम हर सांस के साथ रफ्ता रफ्ता सुलगोगे। उसने अलमारी से शर्ट निकालते हुए कहा था और वॉशरूम में गया था। अपनी शर्ट उतार कर अपने सॉक्स पैक जोड़ी बॉडी और चौड़े सीने के साथ अपनी मुट्ठियों को भीजे वो शावर के नीचे खड़ा सुलगने लगा था। अपने बाप का ही अपनी आंखों के सामने मरना, फाहा का हर रात रोकर सोना, बाप को याद करना, माँ को याद करना। उसे याद है पूरे 2 साल फाहा टाइफाइड जैसी बीमारी से लड़ती रही थी। ना वो उसकी पुप्पो से संभलती थी और ना वो उससे। रातों को उठकर फाहा का अपनी माँ के लिए चिल्लाना, खुद वो आज तक रात को नींद से जाग जाता था। हर रात ख्वाब में वो अपने बाप को मरता देख कितनी बार मरता था। शावर के नीचे खुली आंखों से वो खड़ा एक एक लम्हा याद करते अपनी सुर्ख आंखों से अपने नमकीन पानी को छुपा रहा था। मेरी बहन और मेरे बचपन की एक एक तकलीफ का हिसाब दोगे तुम, तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ और बहन। उसने अपने माथे पर आए बालों को पीछे करते हुए कहा था। हायसम वलीद, हाँ तुम्हारी जान तुम्हारी बहन में है ना, और तुम उससे बेहद मोहब्बत करते हो। तो ये वादा है अरसम सुल्तान चौधरी का कि वो तुम्हारी अपनी बहन से मोहब्बत की बुनियादी हिलाकर तुम्हें इतना खोखला कर देगा कि तुम बेताब हो जाओगे मरने के लिए, मगर तुम्हारी मौत को भी तुम्हें छूने की इजाज़त नहीं दूंगा मैं। खुद के जिस्म को टॉवल से साफ करते वो बाहर आया था और फिर शर्ट पहनने लगा था। बालों को मोहलत से सेट करते वो दोबारा गाड़ी की कीज और जोइशा का पिजल बॉक्स लेकर बाहर निकला था। क्या हुआ? तुम तो असाइनमेंट जमा करवाने गई थी, रो क्यों रही हो वाहा? डोना जो उसे ढूंढते वहां तक पहुंचा था अपनी असाइनमेंट जमा करवाने के लिए। इस बार असाइनमेंट उसकी भी लेट हो गई थी। सर सरमद को फ़ोन करके उसने असाइनमेंट जमा करवाने की रिक्वेस्ट की थी और सर सरमद से डांट भी खाई थी, मगर फिर उन्होंने इजाज़त दे दी थी और वो अपनी असाइनमेंट जमा करवाने आया था। उसे दीवार के साथ चिपके खड़े यूँ रोता हुआ देखकर उसको परेशानी हुई थी। सब ज़ाया कर दिया उसने। डोना, मेरी मेहनत, अगर ये लास्ट असाइनमेंट सबमिट ना हुई तो मेरा करियर, उसका क्या होगा? पुप्पो, एहाब, अरसम, ईशू सब मेरे करियर पर स्टॉप लगा देंगे। मैंने 10 रातें जाकर ये सब बनाया और उसने 10 सेकंड भी नहीं लगाए। डोना, मैं क्या करूँ? मेरा रिजल्ट ख़राब हो जाएगा इतनी जल्दी में कैसे? वो अब हाथों में मुँह छुपाए बच्चों की तरह रोने लगी थी। किसने किया ये सब? डोना के दिल में कुछ हुआ था और उसके आंसू से कभी उसने इतनी बुरी तरह रोते हुए उसे नहीं देखा था, सिवाय इस वक्त के जब वो अपने माँ बाप को याद करती थी। इसी सुस्त कछुए ने, वो चाहता ही यही है कि मैं उसके रास्ते से हट जाऊँ। डोना, मुझे ये केस सॉल्व करना है हर हाल में, मुझे पीछे नहीं हटना। उसने इर्द गिर्द बिखरे असाइनमेंट के टुकड़ों को देखते हुए कहा था। तुम ये केस सॉल्व करोगी फहा, और मैं दोबारा अपनी बेस्टी की आंखों में आंसू ना देखूँ। वैसे मुझे लगा था शायद तुमने असाइनमेंट ना बनाई हो, इसलिए मैंने 2 असाइनमेंट बनाई थी। ठीक है, देखो तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन, अब जाओ जाकर देकर आओ, डोना ने मुस्कुराते हुए कहा था। ओह रियली डोना, थैंक यू सो मच। फ़ाहा ने असाइनमेंट देखते उछलते हुए कहा। मैं अभी प्रोफेसर जहाद को देकर आती हूँ, तुम पार्क
वर्किंग, चलो फिर हम केस के बाकी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अपने ऑफिस में। कहते वो खुशी से उसके हाथ से पेपर्स लेकर चली गई थी। मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही देखना चाहता हूँ, फ़ाहा अपने साथ बहुत खुश, डोना ने मुतबस्सम अंदाज में कहा था। ये क्या था, तुमने अपनी असाइनमेंट उसे दे दी, खुद क्या करोगे? सर सरमद जो अपने ऑफिस से निकल रहे थे दोनों की बातें सुनकर वहाँ रुक गए थे। पता नहीं सर, मगर मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता और ना ही मैं उसे तकलीफ में, डोना ने सर सरमद की तरफ देखे बगैर कहा था और वापसी के लिए मुड़ा था। 3 दिन है तुम्हारे पास, हफ्ते को मुझे तुमसे वो असाइनमेंट चाहिए, क्योंकि मैं भी तुम जैसे ज़हीन बच्चों को किसी भी इंसिडेंट की वजह से टॉप चार्ट से नीचे गिरता नहीं देख सकता। सर सरमद की बात सुनकर वो रुका था। सर सरमद उसका कंधा तपतपाते आगे बढ़ गए। थैंक यू सर, उसने सर सरमद की पुष्ट देखकर तश्कर भरी आवाज़ में कहा था और वो हंसते हुए आगे बढ़ गए थे। शी इज़ फाइन, अब आप घर लेकर जा सकते हैं इसे, मगर हर रोज़ बैंडेज के लिए आपको इसे यहाँ लेकर आना होगा। और हाँ, इसको सर्दी से बचाइएगा और मेडिसिन आप उसे सिरिंज से देंगे। बाकी ये प्रिस्क्रिप्शन है, मैंने नींद का इंजेक्शन भी दे दिया है, ये जितना सोएगी उतना बेहतर है, क्योंकि जागेगी तो उछल कूद करेगी, क्योंकि जानवर है तो टिक कर बैठेगी नहीं। बस ख्याल रखें ये अपने पाँव से, हाथों से, नाखूनों से पट्टी ना खोल ले कहीं, डॉक्टर ने पेशावराना अंदाज में समझाते हुए कहा था। जी थैंक यू, हम पूरा ख्याल रखेंगे, हाइसम ने मुस्कुराते हुए कहा था। ओके, बेस्ट ऑफ लक, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन स्लिप उसके हाथ में थमाते हुए कहा था और वहाँ से चले गया था। वो भी जोइशा और बुनिया को लेकर घर के लिए रवाना हुआ था। तुम में ज़रा शर्म नहीं है, क्या चाहती हो, आज़ाद कर क्यों नहीं देती उसे अपने साथ जुड़े रिश्ते से? वह यूनी से आकर लेट हो गई थी और अभी सोकर उठी थी। जमाई लेती फ्रेश होने के लिए बेड से उतर रही थी कि मैसेज टोन पर उसने मोबाइल उठाया था और मैसेज पढ़ा था। तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है क्या नहीं, मैंने तुम्हें बांधा नहीं है, तुम जब चाहो और हमसे निकाह कर लो। उसने बड़े दिल से ज़ाहिर मार कर वो मैसेज टाइप किया था और उस सेंड का बटन दबाया था। हाँ हाँ डियर एक्स, लो ऑफ माई लव, तुम्हारी औकात मेरे नज़दीक वैसे भी कुछ नहीं, मगर मैं दुनिया को ये बताकर उसकी ज़िंदगी में शामिल होना चाहता हूँ कि तुम उसकी ज़िंदगी से बाहर निकल चुकी हो। अगला मैसेज उसे मसूल हुआ था। उसने मैसेज पढ़कर एक बार फिर अपने मचलते दिल को काबू करते अपना लब अपनी आंखों को छलकने से बाज रखा था। लबलुबा आंखें बंद किए उसने उन लम्हों को महसूस किया था जब वो अपने हाथों की उंगलियां उसकी कमर में धंस आए, सुर्ख आंखों से उसको बहका रहा था, अपने झुलते सांस उसको दान कर रहा था। वो लम्हे याद करके उसकी रीढ़ की हड्डी में बैठे भीड़ से सनसनाहट हुई थी। उसके ख्याल ही उसे बहका देते थे, कुजा के उसकी नज़दीकी उसे मारने के मुतरादिफ होती थी। अपनी दूरी, उसकी मोहब्बत, शिद्दत, उसके लम्स, उसकी जुलस्ती सांसों की बेकरारियाँ, किस किस से वो पीछा छुड़ाती, क्या नाम देती इस मोहब्बत को जो किसी स्याह साई की तरह इस पर साया फगन थी और किसी काले नाक की तरह उसे रफ्ता रफ्ता डस रही थी। अपनी आंखों से नमी साफ करते उसने लंबा सांस खींचा था, मगर फिर व्हाट्सएप मैसेज टून ने उसकी तवज्जो को अपनी तरफ खींचा। एक और उसकी मौत का परवाना आया था। वो तलखी से हंसी थी, अरहम की गोद में सर रखे वो लेटी थी और वो उसकी जुल्फ़ों में हाथ फंसाए बैठा था। इंजॉइंग तस्वीर के नीचे लिखा देखकर उसने बेदर्दी से मोबाइल बेड पर फेंका था और तकिए में मुंह दिए रोने लगी थी। मुझे दुनिया अरहम तारिक की बीवी के नाम से जानती है ना, और इस बार मैं अरहम तारिक को सब जानते हैं। तुम मेरी मोहब्बत की धज्जियाँ उड़ा सकते हो, इस बार मैं तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ क्यों नहीं उड़ा सकती इस बार, उसने रोते हुए ठोस लहजे में कहा था और फिर कपड़े चेंज करने चली गई थी कुछ सोचते हुए। मेहंदी सजेगी तेरे हाथ में, ढोलक बजेगी सारी रात, जाके तुम साजन के साथ भूल न जाना ये दिन रात, तुझको देश पिया का भाई, तेरा पिया तेरे गुन गाए। गाना पूरे ज़ोर शोर से बज रहा था। मेहंदी की रस्म पूरी हुई थी और वो अभी अपने कमरे में आई थी। उसके मोबाइल पर जोशिया की कॉल आई थी। हेलो मुंतहा, आई एम सॉरी यार। वो व्हाट सॉरी जोशी, कल मैं चली जाऊँगी, फिर पता भी है कभी हम मिल पाएंगे, कितना मिस किया मैंने तुम्हें। वो भड़क उठी, मगर जवाबन उसे जोशी की सूँ सुनने को मिली थी। क्या हुआ, तुम रो रही हो? जबकि रोना तो मुझे चाहिए, मैं जा रही हूँ, कल तुम नहीं। उसने फिर से गुस्से से कहा था। बुनिया बहुत बीमार है, उसे किसी ने बुरी तरह जख्मी कर दिया है, मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में थी, प्लीज़ मुंतहा दुआ करो उसे कुछ ना हो। उसने हिचकियों से रोते हुए कहा था। क्या हुआ बुनिया, कैसे जख्मी हुई? मैं वीडियो कॉल करती हूँ, दिखाओ मुझे क्या हुआ है। मुंतहा परेशान हो गई थी बुनिया को सुनकर। जब भी फ़ौरन से पहले वीडियो कॉल की और बुनिया की तस्वीर मोबाइल स्क्रीन पर उभरी, जिसका आधे से ज़्यादा वजूद पट्टियों में जकड़ा हुआ था और चेहरे पर नकाहत थी।
ओह माय गॉड जोशी, इतनी बुरी तरह ये इंजर्ड कैसे हुई? तुम कहाँ थी? उसने परेशान से कहा। उसी ने मारा है। तुम सुबह उसकी हालत देखती तो तुम खौफ से मर जाती। वो तो उस लड़के ने मेरी हेल्प की, वरना वो सब आंखों वाली बला उसे मार देती। उसने अपनी आंसू साफ करते हुए कहा था। तुम तो कहती हो कि वो सब्ज आंखों वाली बला तुम्हारा वहम होता है। क्या तुम्हारे वहम ने उसे मारा? फिर जैसे तुम अपने वहम में खोकर अपनी गर्दन पर बी लिखती हो और बाद में कहती हो मुझे पता नहीं चला। ऐसे ही तुमने बुनिया को भी कहीं खुद से। मुंतहा ने तज़ब्ज़ब को शिकार करते हुए कहा था। कभी कभी उसे वाकई जोशी की बातें कुछ समझ में नहीं आती थी। कभी वो कहती थी कि यह सब मेरा वहम है और कभी कहती थी हकीकत। उसने इस सब मसले को कई बार हाइसम से डिस्कस करने की कोशिश की थी, मगर हर बार जोशी इसे अपनी कसम देकर चुप करवा देती थी। नहीं, मुझे लगा कि वो सब आंखों वाली बला ने क्या, मगर कि हकीकत यह है कि मैं यूं ही उसे साथ लेकर गई थी तो ये किसी गाड़ी के नीचे कुचल गई। मैं बस उसे पकड़ती रह गई और हादसा हो गया। उसने अपने लहजे की लड़खड़ाहट पर काबू पाते कहा था। तुम यूं ही गई थी। वाओ, इट्स अ गुड न्यूज़। चलो, उससे शायद तुम्हारी ज़िंदगी में चेंज आए। उसने अपना भारी दुपट्टा खुद से अलग करते बेड पर रखते कहा। हाँ, ऐसे ज़बरदस्ती ले गए थे, मगर ये मेरा फर्स्ट और लास्ट डे था। आज के बाद मैं यूँ नहीं जाऊँगी, उसने ठोस लहजे में कहा था। बुरी बात जोशी, आप तुम उन्हें गिफ्ट देकर उनसे गिफ्ट वापस लोगी, मुंतहा ने उसे समझाते हुए कहा था। तुम्हें नहीं पता, वहाँ सब बहुत अजीब हैं, स्पेशली वो ग्रुप। तुम्हें पता, वो सब मेरे पास। और फिर हाइसी के आते ही वो चला गया। उसने पूरी बात मुंतहा को बताते कहा था। हाँ हाँ, रैली जाते ही तुम्हें उन्होंने रुला दिया, तो तुम्हें पज़ल बॉक्स साथ ले जाने की ज़रूरत क्यों थी? और वो तुम्हारे पज़ल बॉक्स की वजह से तुम्हें क्यों हर्ट कर रहा था? उसने हैरानकुन लहजे में पूछा था। पता नहीं, मगर मेरा पज़ल बॉक्स उसकी गाड़ी में ही रह गया है और वो शायद आरसी का दोस्त है, तो मैं मंगवा लूँगी उससे। उसने पज़ल बॉक्स के दूर होने पर उदास होते हुए कहा था। तुम इस पर क्यों हो जब गुस्सा तुम इस पर क्यों हो, जबकि उसने तुम्हारी हेल्प की और तुम्हें और बुनिया को बचाया? ये सब आंखों वाली तुम्हारी वहम की बला है। और फिर तुम होती तो बता रही हो। उसने तुम्हारे आंसू भी साफ किए, प्यार से रोमांटिक होकर। आखिर में मंथहा ने उसे छेड़ते हुए कहा। मेंढकी, चुप कर जाओ, ऐसा नहीं है। अगर वो रोता तो मैं भी उसे चुप करवाती, जैसे तुम्हें करवाती हूँ बुनिया को भी। उसने उसके छेड़ने पर गुस्से होते हुए कहा। ओह, तो वो एक ही मुलाकात में तुम्हारे लिए इतना अहम हो गया कि तुमने मेरे और बुनिया के मुकाबले में उसे ला खड़ा किया? वेरी बैड। बस वो देखने वैसे वो देखने में कैसा था? मुंतहा ने फिर से उसे छेड़ा। मुंतहा, अब अगर तुम चुप ना हुई ना तो मैं रो दूंगी। वो भी जालिम है, बिल्कुल मेरे वहम वाली बला की तरह। मुझे उसे याद नहीं करना। उसने भराई आंखों से कहा। अच्छा लीव इट, तुम्हें खौफ नहीं आया उसके बाद रहने से? तुम तो अजनबियों से खौफ खाती हो ना? मुंतहा ने इस बात को छोड़ते अगला सवाल किया। शुरू में आया था जब उसने मेरी नेक को बुरी तरह पकड़ा था मुंतहा। उसका गुस्सा अजीब था, जैसे कई सालों से उसके अंदर कुछ चल रहा हो, और उसकी आंखों में चमक थी, जैसे मेरे सामने आते उसे अपना मतलूबा हदफ मिल गया हो। उसकी पर्सनैलिटी बड़ी रूड, रौबदार और एटीट्यूड वाली थी, जैसे वो किसी को अपने आगे कुछ समझता ही ना हो। और उसकी इस रूड पर्सनैलिटी को और रौबदार मगरूर उसकी खड़ी नाक बना रही थी। मैं उसे खुद से दूर करना चाह रही थी रोते हुए, मगर फिर जब वो सब्ज़ बला आई तो मैं उसका हाथ थाम लिया। मैंने उसके गुस्से की परवाह किए बगैर अपने खौफ पर काबू पाने के लिए मैं उस सब्ज़ बला को बताना चाहती थी कि मेरे पास वो है। उसने किसी ट्रांस की कैफियत में सब कुछ कहा था। प्रे फॉर यू, होप सो कि इसका आना तुम्हारी ज़िंदगी में रहमतें लेकर आए। पहली मुलाकात सुनकर मैं ये नहीं कह सकती कि अल्लाह तुम्हें और इसे एक कर दे, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि शायद उसका आना तुम्हारे हक़ में है। रो मुंतहा ने उसकी बात सुनकर उसे दिल से दुआ दी थी। तुम क्या उल्टा सीधा बोलती रहती हो? वो बस मेरा पज़ल बॉक्स वापस कर दे और मुझे अब अपने घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकलना, उसने तड़ कर कहा। ओके बाबा, फ़ाइन, कल आओगी? मुंतहा ने उदासी से पूछा। हाँ, आऊँगी इंशाल्लाह। क्या हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? जोशी ने मुंतहा की आंखों में तैरती नमी को देखते कहा था। ये सब क्यों हो रहा है जोशी? क्या मेरी आज़ादी यहीं तक थी? मैं इस पिंजरे में कैद होने जा रही हूँ, जहाँ मेरी सांसों पर भी मेरी अपनी हुक्मरानी नहीं होगी। उसने आंसू साफ करते हुए कहा था। अभी भी वक्त है मुंतहा, मेरी तरफ आ जाओ। मैं और हाइसी अंकल को नहीं जोशी, कल एक शरीफ बाप के घर उसके सालों की बनी इज्जत की बारात आनी है, और लास्ट मोमेंट में ये कभी भी नहीं खुद पर हर जुल्म बर्दाश्त करती हूँ, मगर अपने बाप का झुका सर नहीं। उसने अपनी नमी को अपने अंदर उतारते हुए कहा। मैं कल सुबह ही आ जाऊँगी तुम्हारे पास। खुद को कभी अकेली मत समझना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। चलो, आंसू साफ करो और मेहंदी दिखाओ। जोशी ने उसे हिम्मत देते कहा। जवाबन वो हंसी और अब सुर्ख सफ़ेद स्वेट हाथों पर लगा हुनाई रंग उसे दिखाने लगी थी। बहुत खूबसूरत लग रही है। अल्लाह बहुत अच्छा नसीब करे, आमीन।
चलो अब तुम सो जाओ, थक गई होगी, रेस्ट करो, अभी कल का दिन भी बहुत टफ जाने वाला है, खुदा हाफिज़। जोयशा ने कहते फ़ोन बंद किया। मुंतहा ने फ़ोन बेड पर रखकर अपने हाथों को देखा जहाँ मेहंदी का रंग उसकी सोच से भी गहरा था। कहते हैं जिसका मेहंदी का रंग गहरा होता है उसकी सास और शोहर बहुत प्यार करती हैं। मेहंदी की रस्म के दौरान जब वो बैठी थी तो उसके कानों में किसी औरत की आवाज़ गूंजी थी। अब भी उस औरत के अल्फाज उसके कानों में बाजी गश्त कर रहे थे। क्या मुझे भी मेरी सास और शोहर इतना प्यार करेंगे, उसने दिल में सोचा और अपनी मेहंदी में छुपी हाथों की लकीरों में एक बार फिर से हाफ का झिलमिलाता हंसता चेहरा आया। बिना देखे बिना सोचे मांगते हैं तुझे, मांगे हैं कितने जन्म, चाहा था क्या पाया है क्या हमने, देखे दिल में मगर जुलते रहे तेरी चाहत के दिए, तेरे लिए तेरे लिए। उसके चेहरे को मुस्कुराए हुए उसने अपनी आंखों की पतलियों में कैद किया था उसकी ज़िंदगी का हसीन लम्हा, और फिर उसी चेहरे पर उसने अपने गिरते आंसू देखे थे। वो जीन्स पर गुलाबी टॉप पहने, बाल बनाए तैयार खड़ी थी और भी नीचे आई थी। कहाँ जा रही हो, सवेरा बेगम ने पूछा था। अब वो मामा अबीरा के घर पार्टी है, मुझे देर हो जाएगी आने में, बट प्रॉमिस 12 बजे तक घर आ जाऊंगी, उसने माँ के गिर्द बाहें फैलाते कहा था। इशाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इतना लेट तुम्हारा घर से बाहर रहना, किसके साथ जा रही हो, उन्होंने उसे डांटते हुए पूछा। मामा फ़ाहा फ़ाहा के साथ जा रही हूँ, अकेली थोड़ी हूँ, उसने बात बनाते हुए कहा। ठीक है जाओ, और जब तक तुम घर नहीं आओगी मैं सोऊंगी नहीं, उन्होंने दो टुक लहजे में कहा था। मामा आप तुम जानती हो कि जब तक मेरे सारे बच्चे घर पर नहीं आते मुझे नींद नहीं आती। आप टाइम ज़ाया मत करो, देर हो रही होगी, जाओ। और फ़हा कहाँ है, वो तो तुम्हारे साथ नज़र नहीं आ रही, उन्होंने उससे पूछा था। वो डोना की तरफ है, उधर से लेकर निकलूंगी, एंड सी यू बाय। माँ के मुंह पर बोसा देते हुए निकली थी वो, और मोबाइल पर मैसेज टाइप किया था। अबीरा के घर पार्टी का बहाना लगाया है मामा के सामने, और ये भी कहा कि तुम्हें साथ लेकर जा रही हूँ और हम 12 बजे तक वापस आ जाएंगे। अब 12 बजे से पहले मेरे बगैर घर ना जाना और मुझे कॉल भी ना करना। सेल ऑफ कर रही हूँ, ज़रूरी काम है। सेंड का बटन दबाते उसने गाड़ी स्टार्ट की थी और फिर मोबाइल स्विच ऑफ करके बैग में रखा था और गाड़ी बाहर की तरफ दौड़ा दी थी। अंदर जाते ही उसने बहुत सी लड़कियों को शॉर्ट ड्रेस पहने फ्लोर डांस पर डांस करते देखा था। बहुत से लड़के लड़कियां बाहों में बाहें डाले झूम रहे थे। एक एलिट क्लास से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी वो कभी ऐसे बार्स में नहीं आई थी। उसे घुटन हुई थी वो सब देखकर। मगर अगले ही लम्हे उसने उस बार को अरहम तारिक की नज़र से देखना शुरू किया था कि वो कैसे आता होगा अंदर, सिगरेट पीता होगा, फिर वो महलूल। उसने कराहियत से सामने बने काउंटर को देखा था, फिर एक साइड पर कोने में बैठ गई थी। वो बस अपनी मौजूदगी वहाँ पर अरहम को ज़ाहिर करवाकर उसकी इज़्ज़त के धजिए उड़ा देना चाहती थी। बोलो काशिफ, रख आए हो वो पैकेट वहाँ? हैसम ने काशिफ अपने हवलदार से पूछा था। जी सर, और ये रहा असल पैकेट, काशिफ ने उसके सामने पैकेट रखते हुए कहा था। तुमने इस पैकेट को खोला तो नहीं? हैसम ने तसल्ली के लिए पूछा था। नहीं सर, आपके ऑर्डर्स थे कि खोल कर नहीं देखना, तो मैं कैसे देखता, काशिफ ने कहा। ठीक है, तुम जा सकते हो, हैसम ने उसे जाने का कहा था। बीमार मुर्गी एफएससी क्या बुरी फंसी है, असाइनमेंट के सदमे से निकलेगी तो नया सदमा मिलेगा उसे, उसने हंसते हुए कहा था। मैम इस इशार रंधावा बार में आई हैं, लड़की ने सामने बैठे इशार की तरफ देखते फ़ोन पर दूसरी तरफ मौजूद वजूद को इत्तला दी थी। रियली कब कैसे, आई मीन हाउ इज़ दिस पॉसिबल, याहूफ मैं जो चाहती थी वो हो गया फाइनली। ऐसा करो अब जो जो मैं कहती हूँ वैसे वैसे करो, उसने अपना पूरा प्लान उसे बताते फ़ोन बंद किया था। याहूफ वो फिर पूरी खुशी से घुल मिल कर झूमने लगी थी। क्या हुआ, किस बात की खुशियाँ मनाई जा रही हैं? ज़नीम ने कमरे में आते ही हमना से कहा था। यार ज़ीनी, मैं बहुत बहुत खुश हूँ फाइनली, अब अरहा मेरा हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। मेरी मोहब्बत रंग ले आई है, अब तुम देखना मुझे मेरा अरहा मिल जाएगा, उसने ज़नीम को बाहों से पकड़ते झूमते हुए कहा था। क्या हुआ, पूरी बात तो बताओ, घुमाओ मत मुझे, मुझे चक्कर आएंगे यार, ज़नीम ने उसे रोकते हुए कहा था। मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया को घुमा दूँ यार। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, इशाल बाहर गई है और मैंने उस लड़की को, उसने पूरी बात ज़नीम को बताई थी खुश होते हुए। तुम्हें लगता है ऐसा करना ठीक रहेगा, मतलब उससे वो मज़ीद करीब ना हो जाए, ज़नीम ने कहा था। बिल्कुल नहीं, भला बाज़ार में लुटी इज़्ज़त को कौन दोबारा उसे अपनी इज़्ज़त बनाए। मैंने उस लड़की से कहा था कि वो किसी तरह 3-4 बाश लड़कों को भी उसके पीछे लगा दे और फिर उसकी इज़्ज़त सब लुट जाए, और फिर पता क्या होगा, अरहम अपने गम में अकेला हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा।
इशाल के दुख में तन्हा होगा, फिर ऐसे वक्त में मैं उसके करीब जाऊंगी उसे सहारा देने, और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे करीब हो जाएगा, क्योंकि अरहम की ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ हमना आ सकती है और कोई लड़की नहीं, उसने ठोस लहजे में कहा था। हो तो तुम मुझसे छोटी मगर दिमाग से बहुत बड़ी हो, प्लीज़ हमना, मेरे और अरसम के दरमियान भी मेरा मामला फिक्स होने दो, आई प्रॉमिस मैं अरसम को तुम्हारा बनाकर रहूँगी, हमना ने उसे तसल्ली देते कहा था। चलो अभी थोड़ी देर तक हम इशाल का लाइव जनाजा देखेंगे, आपस उसकी लुटी इज्जत का जनाजा, उसने होंठों को गोलमोल करते हुए कहा था, और फिर वो दोनों कहका लगाकर मुस्कुराने लगी थी। ये रही मिर्ची, ये पेट्रोल, ये केलर, और ये समद बोन, ये शीशा जोड़ने वाली जेल, और ये खुजली वाला स्प्रे, ये सब ले आया हूँ और कुछ। डूना ने उसके सामने सारी चीज़ें बारी बारी रखते हुए कहा था। वेरी गुड, अब चलें, उसने वो सारी चीज़ें अपने क्रॉस बैग में डालते हुए कहा था। तुम सोच लो फाहा, फजूल के पंगे मत करो उसके साथ, तुम बाहर खड़ी होना, मैं वो पिक्स इसके घर से ले आऊँगा। डोना ने उसे एक बार फिर से मना करते कहा था, नहीं ये मेरा चैलेंज है और मैं इसे कबूल करूँगी, और वो पिक्स तो मैं लेकर ही रहूँगी, वहाँ से कुछ भी हो जाए, तुम बस बाहर खड़े मेरे सिग्नल्स का इंतज़ार करना, उसने डोना को आंख मारते हुए कहा था। बेस्ट ऑफ लक, डोना ने उसे कहा था, और गाड़ी स्टार्ट की थी और वो हायसम की सुल्तानत की तरफ जा रही थी। मैम जूस, वो चुपचाप बैठी डांस एंजॉय कर रही थी, तब वहाँ की एक वेटर उसके पास जूस लेकर आई थी। पागल बना रही हो, ये जूस नहीं ड्रिंक है, इशाल ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा था। नो मैम ये जूस है, और इधर रूम में मौजूद अरहम सर ने भिजवाया है, उनके ऑर्डर्स हैं कि आप आएंगी तो यहाँ मगर यहाँ कोई ड्रिंक नहीं पिएगी, और ये जूस पिए और घर जाएं। उसने इशाल की तरफ देखे रटी रटाई बात उसे बताई। वो होता कौन है मुझ पर पाबंदियाँ लगाने वाला? हाँ मैं उसके ऑर्डर मानूंगी, कभी भी नहीं माई फूड। वो तेज़ लहजे में धारती, हाथ से ग्लास ज़मीन पर मारती वहाँ से काउंटर की तरफ बढ़ी थी गुस्से में। वन ग्लास स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, उसने काउंटर पर खड़े लड़के से कहा था। मगर मैम, वो लड़की फिर उसके पास आई थी। जाओ और अपने सर से कहो जो करना है कर ले, उसने ड्रिंक का ग्लास लबों से लगाते हुए कहा था, और उसे एक सांस में अंदर डील गई थी। कड़वा महलूल उसके हाल को कड़वा कर गया था, मगर ये कड़वाहट उसकी मोहब्बत की जहर हुंदा कड़वाहट से कहीं कम थी। कम हो गया मैम, शी इज़ ड्रिंकिंग। इस लड़की ने हमना को मैसेज किया था और फिर साइड पर हो गई थी। बार में मौजूद कितने दिल फेंक सर फिरे इशाल की हर हरकत को देख रहे थे। वन मोर, तीसरे ग्लास के बाद उसने फिर से खाली ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया था। तभी वो लड़की वेटर को ना का इशारा करते हुए उसे खींचकर दूसरी तरफ ले गई थी और पिछले कदरे साइड वाले रूम में लेकर गई थी। छोलो मुझे, वो नशे में धुत उस लड़की को पीछे कर रही थी और अपने हिसाब खोकर बिल्कुल बच्चों जैसे रिएक्ट करने लगी थी। अब अरहम को बुलाओ, उसे बोलो इशू बुला ली है। अलहम, वो कभी आहिस्ता और कभी ऊंची आवाज़ से उसे आवाज़ें देने लगी थी। उसने उसे साइड रूम में ले जाकर चेंज करवाया था। छू लो मुझे, दूर हटो, मेरे कपड़े में माल दूंगी। वो नशे में दूध उस लड़की के हाथ अपने कपड़ों से हटा रही थी। दफातन उस लड़की ने उसके दोनों हाथों को काबू में लाते उसके कपड़े उतारने शुरू कर दिए थे। अलहम पीछे हो जाओ, अलहम बचाओ मुझे, मिला शोल माल देगा तुम्हें, अलहम बचाओ मुझे। वो अपने जिस्म से अपना टॉप अलग होता देख चिल्लाई थी। नशे में फिर अपने सामने बाजू बांध लिए थे। उसे अब गुस्सा आ रहा था। उसने बड़ी महारत से उसे शर्ट फिटेड ड्रेस पहनाई थी जिसके ना बाजू थे और ना ही कंधों पर ड्रेस स्ट्रिप्स थी, जबकि वो मुश्किल घुटनों तक पहुंच रही थी और इतनी फिट थी कि लगता था कि जिस्म के साथ रखकर सी हुई हो। मैरून कलर की इस हॉट हॉट ड्रेस में उसका वधिया जिस्म गर्दन से होता हुआ वाज़ेह नजर आ रहा था, जबकि घुटनों से नीचे की वधिया पिंडलियाँ अलग चमक रही थी। वो नशे में धुत बस उसे मना करती रह गई थी जब उसने उसके बालों को पकड़कर ऊपर करके जूड़ा बनाया था, जिससे उसकी गर्दन से लेकर पीछे तक आधी वधिया कमर और जाहिर हुई थी। अब उस लड़की ने उसे खींच कर खड़ा किया था। हॉट, उस लड़की ने मक्कारी से फंसते हुए कहा था। हॉट डार्क मैरून इस फिटेड हॉट ड्रेस में वो कितने दिलों को धड़काने और कितनों के अरमानों को आग लगाने के लिए खड़ी थी। उसने ग्लास में भरकर एक और ड्रिंक तैयार किया था। जे मेरे लिए, मैं पी लूँगी शाला, ये बहुत कलवा है पर मज़े का है। उसने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से ग्लास लिया था और फटाफट अपने अंदर उतारा था। वो हंसती हुई उसके बाजू के हाले में बाहर आई थी। अब उसने उसे खींचकर डांसिंग फ्लोर पर खड़ा किया था। सारी लाइट्स बंद हुई थी, बस एक स्पॉट लाइट इशारों धावा पर थी। सैकड़ों शराबी गंदी नज़रें उस पर थी। कोई उसकी बेदाग गर्दन पर अटका था, तो कोई उसकी धुधिया पुंडलियों और चमकती कमर पर। म्यूजिक शुरू हुआ था और इशाल और हम तारिक ने नशे में धुत अपने पाँव को थड़काते डांस शुरू किया था, झूलते हुए, गिरते हुए, खुद को संभालते हुए, जबकि एक हाथ में शराब से भरा ग्लास छलक रहा था। उसमें से एक उबाली लड़का उस तक आया था और उसकी कमर में हाथ डालकर उसको अपने करीब खींचा।
मिस्टर अरहम तारिक दूर खड़े हुए उसने दिल खोल कर कहका लगाते कहा, तस्वीरें ले डाली थी और अब वो वहीं आ चुकी थी और मुंह छुपाए साइड पर खड़े उसकी हरकत देख रही थी। इससे पहले कि वो लड़का उसको मजीद अपनी बाहों में जकड़ता, एकदम से पूरे बार की लाइट्स ऑफ हुई थी। एक बड़ी सी चादर इशाल के ऊपर आकर गिरी थी कि वो पूरी की पूरी उसके अंदर छुप गई थी। अरहम ने उस लड़के को दूर किया था, उससे उसकी आंखों में खून सवार था और उस लड़के के मुंह पर अब वो दर पे मुक्के मारने में मगन था, जब तक उसकी आंखों से और होंठ से खून नहीं निकल आया था। बिलाल की ड्यूटी 11 बजे के बाद स्टार्ट होनी थी, मगर काउंटर पर मौजूद लड़का जो इशाल के चीखने पर उसे ड्रिंक सर्व कर रहा था उसे पहचान गया था, क्योंकि कई बार वो रुमान और बिलाल के अरहम को गाना सुनाते वक्त इस कमरे में जाता था और वहाँ इशाल की लगी बड़ी सी तस्वीर देखता था। इशाल को ड्रिंक देने से वो मना नहीं कर सकता था, क्योंकि वो वहाँ मुलाजिम था और उसे वहाँ मौजूद सबको हर एक बंदे को सर्व करना था। मगर उसने एक काम किया था कि बिलाल को कॉल करके सारी बात बता दी थी, इसलिए भी कि इशाल के चेहरे से उसे लगा ही था कि वो पहले भी कभी उस माहौल में आई हो और अरहम की इज्जत की उसे फिक्र हुई थी, क्योंकि उसे बिलाल ही से इल्म हुआ था कि रूम में लगी तस्वीर अरहम की बीवी की है और फिर खुद उसने भी इसको बार में आकर कभी किसी लड़की को आंख उठाकर देखते नहीं देखा था। वो तो बस अपना दुख और गम मिटाने आता था। बिलाल ने की कॉल रिसीव करते हुए अरहम को कॉल कर दी थी। वो जल्दी में घर से निकला था, मगर शायद उसे आने में देर हो गई थी और अगला मंजर देखते हुए उसके गुस्से की रगें फटी थी। जब वो स्टेज पर नाच रही थी उसे स्पॉटलाइट के अहाते में उसने 2 कदमों के जुस्त में कमरे में पहुंचकर बेडशीट खींची थी और इसी वक्त बिलाल ने पूरे बाहर की लाइट्स ऑफ की थी। अरहम उस पर चादर फेंकी थी उसने और फिर उस लड़के का हशर बिगाड़ दिया था। अरे मैं तुम गुम हो गई इस चादर में, इशाल ने खुद से चादर पीछे करते हुए कहा था। जब ही अरहम ने उसकी आवाज़ सुनते अपने गुस्से से पंकारते वजूद को उसके पास लाते उसे चादर में छुपाते कंधे पर डाला था। इधर मौजूद हर इंसान का मोबाइल फ़ोन चेक करके उसे बाहर निकलने की इजाज़त दोगे तुम? कोई भी वीडियो वायरल हुई तो मैं आग लगा दूंगा तुम्हारे बार को। कंधे पर हिलती शाल की टांगों को मजबूती से अपने सीने से लगाते उसने बार के ओनर को कहा था और फिर बिलाल को इशारा किया था। उसने तसल्ली की हामी दी थी। उसके निकलते ही चेहरे पर तिलमिलाहट सजाए हमना भी वहाँ से खिसकी थी अंधेरे में और फिर उसी लम्हे तमाम लाइट्स ऑन हुई थी। सबके मोबाइल चेक कर लो, मैं अरहम तारिक से दुश्मनी नहीं ले सकता। बार के ओनर ने बिलाल से कहा था। इसके घर में बने इसके कमरे में मौजूद ऑफिस का तो उसे पता ही था। बड़ी राजदारी के साथ डूना के हाइसम के चौकीदार को बातों में लगाती वो अंदर घुसी थी और फिर छुपते छुपाते राहदारियों से होते नौकरों से आंखें छुपाते बचाते जासूसी अंदाज में ज़रा सी आहट को सुनते वो उसके कमरे में एक बार फिर से पहुंची थी। उसके कमरे का हैंडल घुमाकर अंदर जाकर उसने कमरे को अंदर से लॉक लगाया। डूना से उसने पहले ही पता करवा लिया था, वो सुस्त कछुआ घर पर नहीं बल्कि थाने में था। सबसे पहले उसने ड्रेसिंग के पास जाकर उसके परफ्यूम पड़े देखे थे, महंगे एक्सपेंसिव। मेरी असाइनमेंट फाड़ी थी ना तुमने, तुम्हारे सामने तो तारे में गिनवाऊंगी तुम्हें। गुस्से से कहते उसने उसकी परफ्यूम की बोतल खोलना शुरू किया और फिर उसमें सुर्ख मिर्चों का पाउडर डाला, उसकी बॉडी स्प्रे और उसके परफ्यूम्स में भी। फिर उनको बड़ी महारत से उसे वैसे ही बंद किया था। फिर उसकी हायर झील उठाकर वो सारी वॉशरूम में ले जाकर ज़ाया की थी और उसकी जगह शीशे जोड़ने वाली सफ़ेद झील फिर उसे भी वापस लाकर ड्रेसिंग पर रखा था। अब उसने उसके कंफर्टर के पास जाकर उसके सफ़ेद कंफर्टर पर खुजली वाला स्प्रे किया था, बेड शीट तकियों पर, उसकी अलमारी खोलकर उसके कपड़ों पर और फिर उसके टॉवल पर भी। अब उसने उसके वॉशरूम जाकर शैम्पू वाली बोतल में समद बोन मिक्स किया था और उसके माउथ वॉश में पेट्रोल मिक्स किया था और उसमें नीला रंग डाला था। बेचारा सुस्त कछुआ, FSC कभी किसी का उधार नहीं रखती। उसने हाथ जोड़ते हुए काम खत्म करते लंबी सांस खींची थी। आह भी जाओ, अब रात रहने का इरादा है, डोना ने मैसेज किया था। कब से तो वो चौकीदार से बातें बिगाड़ रहा था, अब तो उसके पास बातें भी खत्म हो गई थी। आ गई बस, डोना को रिप्लाई करते हुए जल्दी से आजम के बने हुए सीक्रेट रूम की तरफ गई थी।